इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है। 30 अप्रैल को सूबे में इंतखाबात का इनेकाद होना है। तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी मैदान में उतर चुकी है। मगर नून लीग लगता है अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उसकी एक वजह वो महंगाई है जिसने आवाम को इस वक्त जकड़ रखा है। नून लीग तो चाहेगी कि इस वक्त इंतखाबात का कोई जिक्र भी ना हो, लेकिन चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की उरूज पर हैं। तमाम सर्वे तज्जिए बता रहे हैं कि अगर इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो PTI मैदान मार लेगी और आसानी से। PTI की इंतखाबी मुहिम का कल से आगाज़ भी हो गया है। इमरान खान ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए लाहौर से PTI के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं, जबकि पंजाब में पूरे पंजाब से उम्मीदवारों के नाम इसी हफ्ते फाइनल हो रहे हैं। आज PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। आज की मुलाकात से वो मुतमईन नजर आए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक है। पिछले हफ्ते पार्टी ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें लेने का सिलसिला शुरू किया था, जो 12 तारीख तक जारी रहेगा। पार्टी को अभी तक 150 नशिस्तों के लिए नाम मौसूल हुए हैं। पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी इंतखाबी मुहिम के लिए पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब में मुतहर्रिक है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि पीपल्स पार्टी ऐसी जमात नहीं जो किसी भी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट करे। इससे कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहले ही वाज़े ऐलान कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहती, और जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं होंगी, किसी ऐसे मूवमेंट का हिस्सा नहीं होंगी जिसका मकसद ये हो कि वक्त पे इलेक्शन ना हो, जिसमें पंजाब और KPK के इलेक्शन शामिल थे। इस वक्त देखा जाए तो पंजाब के इंतखाबी मैदान में सिर्फ पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को टक्कर देने के लिए मौजूद है, वरना नून लीग तो इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बावजूद इबाहम का शिकार है। नून लीगी रहनुमाओं के बयानात से लगता है कि वो इंतखाबात के इल्तवा के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब नून लीग चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा कर रही है। इसी दौरे को अब इंतखाबी मुहिम का नाम दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इन दौरों के दौरान पार्टी टिकटों के हवाले से बातचीत भी की गई है, ताहम पार्टी टिकट्स के हुसूल के हवाले से कोई कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई। पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का अमल भी शुरू नहीं किया है। नून लीग की सीनियर नायब सदर कहती हैं कि पहले एहतसाब होगा, उसके बाद इंतखाब होगा। वाज़ेह तौर पर उनका इशारा नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस की तरफ है। पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। PTI पूरी क़ुव्वत से इसकी तैयारी में मशगूल है। इसी में पीपल्स पार्टी को भी हम मसरूफ़ देख रहे हैं। नून लीग की अपनी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो। जाहिर है कि इन अवामी जलसों की खिताब से बिल्कुल बरक्स नून लीग की हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल आया है। नून लीग किसी सूरत में इस वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश नहीं है, और नून लीग की हुकूमत PDM की इलेक्शन हुकूमत भी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि वो इलेक्शन में मावनत नहीं करेगी। हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। बहरहाल पंजाब में इलेक्शन माहौल क्या है, इस पर हम बात करते हैं। लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अजमल जामी साहब, जो मेज़बान हैं हमारे बहुत ही मकबूल प्रोग्राम नुक़्ता नज़र के भी। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, आपका बड़ा मुतालिया है, आप बहुत इस फील्ड को भी देख रहे हैं और एक एक चीज़ पे नफ्स पे आपका हाथ है। ये फरमाइएगा कि कितनी जेन्युइन प्रिपेयर्डनेस आपको नज़र आ रही है इलेक्शन की इस वक्त। अगर हम देखें तो जो 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग की, पंजाब के शेड्यूल को, इलेक्शन शेड्यूल को जो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, उसको सीरियस कितनी जमातें ले रही हैं? बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए, संजीदगी को अगर देखना है तो उसका तयन 12 से 14 मार्च की तारीखें हैं, जो कि आज से 5 से 6 दिन बाद हैं, कि इन तारीखों के अंदर अंदर कौन सी पार्टी ने कितनी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा से मेरी बात हुई, दीगर ज़िम्मेदारान से भी बात हुई। वो तो आज से कई हफ्ते पहले उन्होंने एनालिसिस करवाना और इंटरनल सर्वेस करवाना शुरू कर दिए थे थ्रू प्रॉपर मैकेनिज़्म। जो स्ट्रेटेजिक टीम्स हैं उनके ज़रिए उन्होंने खान साहब को प्रेजेंटेशंस भी दे चुके हैं कि किस हल्के में कौन सा उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में है, और इस पर फोकस किया गया कि जेन्युइन उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको ही तरजीह दी जाए। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद भी आपने अपने इंट्रो में ये फरमा दिया कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जरदारी साहब खुद को किसी हद तक नई अलाइनमेंट में शेप कर रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि वो इंडिविजुअलिटी के साथ इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं और ताख़ीर को वो भी अफोर्ड नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर सबसे जो यानी मैं कहूँगा कि हाफ हार्टेड जमात नज़र आती है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बिलाशुबा इलेक्शन का सीज़न हो
इलेक्शन का माहौल हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कैफियत हो, ये मैंने अपने 15 साल सहाफ़ती करियर में इससे पहले कभी नहीं देखा था कि नून लीग इस कदर हाफ हार्टेड सूरत हाल के साथ इलेक्शन में जा रही हो। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके रहनुमाओं से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलें, बल्कि अब तो ऑन रिकॉर्ड भी ये बात करते हैं, तो दे आर नॉट श्योर कि इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि ये चाहते हैं इलेक्शन हो ही ना। और उसकी एक शर्त तो मरियम खुद रख देती हैं, पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। और इनकी इलेक्शन के लिए ज़रूरी है, पहले ज़रूरी था कि मरियम साहिबा लीड करें, वो तो आ गई, उनके जो भी सियासी जौहर है हम देख रहे हैं। अब इनकी क़यादत ये कहती है कि मियाँ साहब आएंगे तो फिर क़यादत बनेगी और फिर साड़ी कैंपेन चलेगी पंजाब। ये फरमाइएगा कि देखिए ना, एक अभी हमारे सामने है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 टोक हुक्म के इलेक्शन कराने हैं, और उसमें जो जितने माहिरीन हैं कानून के वो सब इस बात को मानते हैं कि इसको डिफाई करना कोई आसान काम नहीं होगा। इट कैन कॉस्ट प्राइम मिनिस्टर हिज जॉब, और एक बड़ी चीज़ हो सकती है जैसे 2012 में हुई थी। तो ये इसकी कोई तैयारी है नून लीग के पास? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो तो बिल्कुल इलेक्शन होंगे ही नहीं। नहीं, उन्हें लगता है कि वो शायद अकेले नहीं हैं जो इलेक्शन में ताख़ीर के हामी हैं, शायद कुछ और अहम कुव्वतें भी ताख़ीर की हामी हैं। तो उनका असरा उस दूसरी आस पर है जिसका मैंने इन बिटवीन द वर्ड जिक्र किया है खान साहब। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट्स भी अगर आप देख लें तो वो ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक को फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब को अगर हालिया दिनों में सुने तो वो जब उन्हें ये याद दिलाया जाता है कि 90 दिन की आइन में लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपने इलेक्शन का इनेकाद करना है, तो वो कहते हैं आइन में इस एक नुक्ते के अलावा और भी बहुत कुछ लिख रखा है, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। और फिर अभी इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा जो आज की खबर है कि 10 अरब रुपए फिल फॉर मांगे हैं और कहा 5 अरब मजीद चाहिए, 15 लगेंगे दोनों सूबों में इंतखाब के लिए, क्योंकि जो बाई इलेक्शन जितनी बड़ी तादाद में हुए हैं रिसेंट पास में, हमारे पास फंड्स खत्म हो गए हैं। उसका भी जवाब ख़जाना की मिनिस्ट्री ने और दीगर ने देना है। मेरी TLP का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा आपसे खान साहब कि TLP एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पंजाब में। तो TLP के जो जिलान शाह साहब और उनके ज़िम्मेदार हैं जो इस सिलसिले में सरकर्दा में दिखाई देती हैं, TLP ने भी अपने तीन तैयारी कर रखी है, हर हल्के से फहरिस्तें कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल हैं उनको रेडी कर रखा है। अगर किसी एक जमात के यहाँ से फाइनलिटी के साथ कुछ नज़र नहीं आ रही बल्कि इबाहम नज़र आ रहा है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजमल जामी हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान की मईशत को कहा जाए कंगाल तो कंगाल मईशत तो है, मगर इस दौरान भी जो माल मुफ्त दिल बेरहम का आलम आप सिंध में सरकारी महकमे में देखते हैं, महकमों में देखते हैं, सिंध की करप्ट सरकारी माफिया में देखते हैं, उसका तसव्वुर आप नहीं कर सकते। 400 अरब रुपए के मंसूबे बिल्कुल गारत हो गए हैं, ये गारत हो रहे हैं 400 अरब रुपए के। उनका अहवाल आपको देते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। एक जानिब पाकिस्तान माशी बहरानों की जद में है तो दूसरी तरफ सिंध की करप्ट सरकारी माफिया किसी सूरत में कौमी ख़जाने की लूट खसूट से पीछे हटने को तैयार नहीं। नित नए तरीक़ों से कौमी ख़जाना हड़प किया जा रहा है। आज हम सिंध में करप्शन का एक मुनफरिद तरीक़े वारदात आपको बता रहे हैं जिसके तहत सिंध में 600 से ज़ायद बीमार मनसूबे तरक्याती बजट का खून नचोड़ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ना जिंदा है न मुर्दा, लेकिन सिंध के डेवलपमेंट बजट से अरबों रुपए हड़प कर चुके हैं। बरसा बरस से कौमी ख़जाने के ये सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 400 अरब रुपए दरकार हैं, जिनमें 4K S3 RBOD जैसे बड़े मंसूबे भी शामिल हैं। इनके साथ सूबे भर में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल और RO प्लांट्स के नामुकम्मल और गैर फ़ाल मंसूबे भी शामिल हैं। मुतादिद मंसूबे तो ताहाल फ़ाइलों तक महदूद है, जबकि सिंध हुकूमत इन मंसूबों को फ़ाल करने, उनकी तकमील और बहाली के नाम पर सालाना अरबों रुपए खर्च कर रही है, जिसके लिए कर्ज़ों का सहारा और सूद की अदायगी भी जारी है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन मंसूबों की लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई मंसूबे मुकम्मल होने से पहले बर्बाद हो चुके हैं, जबकि इन प्रोजेक्ट्स में हज़ारों मनपसंद लोगों को बेकार मुलाजमतें उसमें दे दी गई है, खपाया गया है और अबला घर बैठे मुफ्त तनख्वाहें ले रहा है। अंधेर नगरी है, 100% अंधेर नगरी का ये मंजर है अगर आप इन मंसूबों के हवाले से देखें। तशवीशनाक बात यह भी कि इन मंसूबों में से 149 मंसूबों की तामीरात को सिंध हुकूमत का अपना ही महकमा मनसूबाबंदी अपनी ताज़ा तरीन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में गैर तसल्ली बख्श नाक़िस बता चुका है। इन तरक्याती मंसूबों में से शोबे तालीम के कुछ मंसूबों का जायज़ा लिया है हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी इख्तियार खोकर ने अपनी इस रिपोर्ट में, जो उन्होंने हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और थरपारकर में जाकर तैयार की।
इस मौजू पर बात करते हैं। अब इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये जो तबाहाली हमने दिखाई है, तकरीबन 400 अरब रुपए के मंसूबे हैं जो कि पैसे लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तबाह बर्बाद, एक रत्ती का फ़ायदा उससे हमें नज़र नहीं आ रहा। हमने दिखाया ये तालीम के शोबे में स्कूल का हाल, क्रेडिट कॉलेज का हाल, और बड़े जो फ्लैगशिप मंसूबे थे 14 साल, 16 साल, 12 साल। अच्छा, दूसरे शोबों में भी इसी किस्म का हाल है और इसी किस्म की तबाही है हमें नज़र आ रही है कि काम शुरू हुआ है, छोड़ दिया गया, लग गए पैसे, न जाने कितने लगे, क्या हुआ, खा पी गए। दूसरे शोबों में भी ऐसा ही है ना? जी खान साहब, ये तमाम शोबों में ये हाल है। और ये जो तकरीबन 600 मंसूबे हैं जो रिफ्लेक्ट किए हुए हैं सिंध हुकूमत के अपने ADB बुक में, जो इस साल का ADB बुक है, ये उसमें से हमने ये मंसूबे निकाले हैं जो तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 600 मंसूबे हैं जिनको तकमील करने के लिए अभी तकरीबन और 400 अरब रुपए चाहिए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा मिसाल बता दूं, जो भयानक जो सूरत हाल है कि 3 ऐसे बड़े मंसूबे हैं जिसमें 50 अरब रुपए तबाह हो चुके हैं। जिसमें एक बड़ा मंसूबा है RBOD2, ये एक सीम नाला 7 से ठट्ठा तक जाना है और ये 2005 में शुरू हुआ। 9 अरब रुपए इसकी कास्ट लगाई गई अंदाज़ा, फिर बाद में वो 29 अरब तक पहुंच गई। जब 29 अरब रुपए खर्च हो गए तो कहा गया कि जी मंसूबा अभी तक 50% पर है। और फिर मंसूबा रिवाइज रहा और कहा गया कि इसमें जो 11 अरब रुपए लगे थे वो तो डूब गए, वो तो पानी में बारिश आई तो वो बहा के ले गई 11 अरब रुपए के काम। और फिर उसकी कास्ट 61 अरब रुपए में पहुंची गई। उसके बाद कोर हेडक्वार्टर कराची ने पिछले दिनों लिखा इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि जी आपके 4 अरब रुपए के ऐसे जारी किए गए हैं, ऐसे ठेकेदारों को जारी किए गए इस मंसूबे के 4 अरब रुपए जिन्होंने काम ही नहीं किया। उसकी तहकीकात हुई और उस तहकीकात में इंक्वायरी में वो साबित हुआ। अब ये जो हालिया बारिश आई है उसमें वो 29 अरब रुपए के जो काम हुए थे RBOD के, वो बर्बाद हो चुके हैं और ये एक बड़ा हुआ घोड़ा बन चुका है। और ये प्रोजेक्ट जो है 17 साल गुजर चुके हैं। जी 17-18 साल गुजर चुके हैं खान साहब। उसके अलावा K4 कराची का बहुत बड़ा मंसूबा जो पानी का हम सुन रहे हैं, K4 ये इसका 2016 में ठेका दिया गया और इसकी कास्ट का दखिमना लगाया गया 25 अरब रुपए। 2018 में पता चला कि ये वायबल ही नहीं है, इसकी डिज़ाइन ही गलत है, इसकी मंजूरी गलत हुई। बाद में ये पता चला कि जब बाबडा ने इसकी दोबारा इंक्वायरी की और दोबारा इसकी स्टडी कराई तो उसमें ये बात सामने आई कि इसमें जो पहली वाली डिज़ाइन में जो कंड्यूट बनाए गए हैं और जो कैनाल बनाए गए हैं वो चल ही नहीं सकते, वो 11 अरब रुपए डूब गए। अब उसके लिए पाइपलाइन चाहिए। उसके अलावा S3 कराची का बहुत बड़ा मंसूबा जो 2007 में शुरू हुआ, उसके लिए पहले उसका कास्ट का अंदाज़ा 7 अरब लगाया गया। सिंध हुकूमत ने 13 अरब रुपए के ठेके दे दिए वफाक से मंजूरी लिए बगैर, उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया और उसके बाद उसका तखमीना 35 अरब तक पहुंच गया। उस मंसूबे पर 11 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, वो तमाम काम तबाह हो चुके हैं। अब उसकी कास्ट का तखमीना 135 अरब रुपए लगाया गया है और कहा गया है कि इस बार बैंक से पैसे लिए जाएंगे इस मंसूबे को तकमील करने के लिए। ये 3 मंसूबे में 50 अरब रुपए डूब चुके हैं और इनकी तकमील के लिए तकरीबन 350 अरब रुपए चाहिए मजीद। तौबा 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 तौबा। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। IMF प्रोग्राम की कोई खैर खबर ना होने की वजह से ना ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम आ रहा है, ना रुपए की बेकदरी थम रही है। पाकिस्तानी रुपया मज़ीद निढाल हो रहा है और डॉलर को फिर पर लग गए हैं। इंटरबैंक में गुज़िस्ता 2 रोज़ के दौरान डॉलर 4 रुपये 43 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 43 पैसे पहुँच गया। आज इंटरबैंक में एक मौके पर डॉलर की कीमत में 5 रुपये तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, जबकि ओपन मार्केट पर डॉलर 300 रुपये क्रॉस कर चुका है। 1.5 माह कबल 25 जनवरी को इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपये का था, यानी गुज़िस्ता 6 हफ्तों में रुपए की कदर 23%, जी हाँ 23% घट गई और डॉलर 52 रुपये महंगा हो गया सिर्फ गुज़िस्ता 6 हफ्तों में।
पीडीएम हुकूमत ने पिछले साल अप्रैल में जब इख्तिदार संभाला था तो उस वक्त डॉलर 182 रुपये 40 पैसे का था। आज पूरे 100 रुपये इजाफे के साथ डॉलर 282 रुपये 43 पैसे का हो चुका है। यानी शहबाज हुकूमत में डॉलर 54% महंगा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि IMF प्रोग्राम में ताख़ीर, रुपए की बेकदरी और एक्सचेंज रेट में इजाफे की अहम तरीन वजह है। शहबाज हुकूमत के लिए फिक्रमंदी की बात होनी चाहिए कि IMF ने 10 फरवरी को पाकिस्तान के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी यानी MEFP शेयर कर दिया था, लेकिन एक महीना गुजर जाने के बावजूद IMF प्रोग्राम का कोई अता पता नहीं। वजीर ख़जाना पिछले 4 माह तक डॉलर को हकीकी रेट पर लाने समेत IMF की शराइत पर मुसलसल टाल मटोल या आंखें दिखाते रहे थे, लेकिन अब उनका एतमाद और तमतराह मुतज़लज़िल हो रहा है। बहरहाल अब डार साहब आंखें दिखाएं या नजरें झुकाएं, दर हकीकत यह है कि IMF प्रोग्राम में ताख़ीर और डॉलर की कमियाबी मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और सनत व कारोबार के लिए जहर कातिल बन चुकी है। एक्सपोर्ट्स सुकड़ रही हैं जबकि इम्पोर्ट्स पर गैर एलानिया कर्फ्यू मुसलसल नाफिज है, जिसकी वजह से सनती पैदावार का नातका बंद है। इस वक्त स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4.3 अरब डॉलर के ज़खायर है, जबकि 5 अरब डॉलर की LCs फंसी हुई हैं। पोर्ट्स पर कंटेनर्स के अंबार लगे हुए हैं। हज़ारों दरामदी कंसाइनमेंट्स क्लियर नहीं हो रही। बाज़ शिपमेंट की नीलामी तक की नौबत आ गई है। खाम माल, मशीनरी और पुर्जों की इम्पोर्ट्स में मुश्किलात और LCs ना खुलने की वजह से इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट में मायूसी फैल चुकी है। सनतों को ताले लग रहे हैं। मुनाफा बख्श कंपनीज के प्रोडक्शन यूनिट्स महीने में 2-2 हफ्ते बंद रहते हैं। कारखानों से मुलाजमीन और मेहनत कशों की छाटी जारी है, जबकि गुर्बत और बेरोजगारी जंगल की आग की तरह फैल रही है। ये वो सूरत हाल है जिसमें हमें आज भी नहीं पता कि IMF का प्रोग्राम कब तक बहाल होगा। आज भी हमें नहीं पता कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसकी के इसाक डार साहब ने तकरीबन 1 महीने पहले 3 से 4 दिन की मोहलत दी थी, अब वो कोई मोहलत भी नहीं दे रहे। और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब होगा, उसके बाद LOI कब होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से IMF की पाकिस्तान को मंजूरी कब होगी। बार बार स्टेट बैंक के गवर्नर या इसाक डार कह रहे हो जाएगी, अभी होने वाली है, मगर वो सुबह कभी तुलू नहीं हो रही जिसका कि हमें इंतज़ार है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है कारोबारी, माशी, मार्केट उमूर के माहिर जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, और अम्मार एच खान साहब तजियाकार भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं माशी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आप बताइएगा कि कितना हर्ट कर रही है ये जो अनसर्टिनिटी IMF प्रोग्राम के हवाले से ख़ास तौर पे पिछले 1 महीने में पैदा हुई कि MEFP हो गया, मगर उसके बाद फिर SLA यानी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, ये कुछ पता नहीं चल रहा। इट्सेल्फ ये कितना बड़ा कॉज है इस वक्त अनरेस्ट का मार्केट्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान साहब। मेरा ख्याल में ये 1 महीने से नहीं, ये तो पिछले कोई 4 माह से अनसर्टेनिटी है जब से PDM की इकोनॉमिक टीम चेंज हुई है। क्योंकि पहले तो करेंसी के बारे में अनसर्टेनिटी थी कि करेंसी को किस तरह स्टेबल रखा गया। फिर जिस तरह आपने कहा कि 6 हफ्ते में वो जो मैनेज करेंसी थी वो 230 से 280 हो गई। और अभी जब से MEFP हो गया है उसके बाद हमने नहीं देखा कभी भी IMF के प्रोग्राम में कि MEFP के बाद भी 4 हफ्ते के बाद सिचुएशन क्लियर ना हो। तो मेरे ख्याल में अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं मेरे ख्याल में रुपए पे प्रेशर भी बढ़ रहा है और कारोबार का कॉन्फिडेंस भी इसी वजह से कम हो रहा है। तो अम्मार खान साहब आप बताइए कि आफ्टर ऑल ये MEFP के बाद हुआ क्या है। देखिए ना, कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जो कि बिल्कुल नाकाबिल फ़हम थी, क्योंकि इसाक डार ने कौम के सामने कह दिया था कि 3 से 4 दिन के अंदर अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। वो 3 से 4 हफ्ते गुजर गए और आज भी वो इस पोजीशन में नहीं है कि बता सके। और इस दौरान हमने इक़दाम किए हैं, ये नहीं है अनगिनत जो चीज़ें हमने करनी थी वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो कर दी हैं एक एक करके, मगर इसके बावजूद ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहाँ खो गया है, क्यों खो गया है, क्या वजह है? देखिए कामरान साहब, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए, वो IMF का कहना यह है कि जो भी आपके और बायलैटरल क्रेडिटर हैं या आपने रीफाइनेंसिंग करनी है, जितने भी आपके आगे में जो आपने कर्ज़े देने हैं,
वापस करने हैं तो उनका भी आपने कमिटमेंट लोगों से लेनी है कि जी वापस नहीं लेंगे, या आप अपने एक सर्टेन लेवल तक एफएक्स रिजर्व्स जो हैं वो मैनेज कर सकेंगे। इस चीज़ पे जो है हम अभी तक फंसे हुए हैं, हमें उस लेवल की कमिटमेंट नहीं मिल रही है कि जी या तो हमारे जो दूसरे ममालिक हैं वो हमारी मदद करेंगे, या अगर कोई चीज़ रोल ओवर होनी है वो उसकी कमिटमेंट होगी या नहीं होगी। तो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जिसकी वजह से ये फंसा हुआ है। हमारे जो हुकूमत ये समझ रही थी कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी कमिटमेंट देने की, मगर आज से कोई 3-4 दिन पहले ही जो है जो रेजिडेंट IMF के रेप हैं उनका बहुत क्लियर कट एक स्टेटमेंट था कि जी जब तक कमिटमेंट्स नहीं मिलेंगी ये आगे नहीं बढ़ पाएगी चीज़। और ये कमिटमेंट मिलना जो है हर जगह, हर जब भी प्रोग्राम होता है उसमें कमिटमेंट इज़ अ की पार्ट। अभी रिसेंटली श्रीलंका में भी ये हुआ, जैसे उनको सारी कमिटमेंट्स मिली उसके बाद उनका प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ। पाकिस्तान का भी यही हिसाब है, जब तक हमें कमिटमेंट नहीं मिलेगी हमारे दूसरे जो लेंडर्स हैं तो उस इसकी वक्त तक ये मुश्किल होगा कि SLA हमें हो पाए। तो गोया सोहेल साहब इसकी तो सीधी सी वजह ये है ना कि हमसे ज़बानी ज़रूर कहा है हमारे दोस्तों ने, मगर उन्हें पता नहीं किसी वजह से एतमाद नहीं है या कोई भी वजह है, कमिटमेंट हमें नहीं मिल रही ना। हमने कोई पैसे तो नहीं दिखाने कि उन्होंने हमारे यहाँ डिपॉजिट कर दिए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं, कमिटमेंट ही चाहिए ना। जैसे कारोबार में बैंक गारंटी देते हैं, इस किस्म की कोई चीज़ चाहिए। हैरत की बात, तशवीश की बात तो ये है कि जो हमारे दोस्त हैं वो ये हमें हमारे बिहाफ पे ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल यही है कामरान साहब, इसमें 3 वजूहात हैं। एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान और IMF के बीच में, और पाकिस्तान और फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी जानिब जो दुनिया के हालात हैं वो बहुत ही तब्दील हो गए हैं। आप देखें US का इंटरेस्ट रेट 6 माह का वो 5.25% के करीब हो गया है, और अब मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तवक्कुआत हैं। और तीसरा ये है कि जो पाकिस्तान के हालात इस दफ़ा हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस वजह से फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो दूसरे लेंडर्स हैं वो बहुत ही मोहतात हो गए हैं। उसका अंदाज़ा साहब सिर्फ आप इससे लगा लें कि पिछले कोई 3 माह में जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है और 3 नॉच डाउनग्रेड किया है। तो जब से ये रेटिंग शुरू हुई है 90s से, मैंने कभी 3-4 माह में 3 नॉचेस गिरते हुए नहीं देखा। तो जब वो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान 3 नॉच नीचे आ गया है पिछले 3-4 माह में, तो वही चीज़ सऊदी अरेबिया को, UAE को और चाइना को भी नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा के टाइम जो है बहुत चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से IMF भी हमेशा देखता है फ्यूचर कमिटमेंट्स, मगर इस दफ़ा वो बहुत क्रिटिकली देख रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि पाकिस्तान के और दुनिया के हालात बहुत ही बुरे हैं। तो अमर साहब, ये जो अब हम अचानक फिर पिछले कई दिनों में, 3-4 दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर ख़ास तौर पे ये देख रहे हैं कि फिर जो हमारी एक्सचेंज रेट मार्केट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसके अंदर फिर एक काइंड ऑफ कमोशन, वो जो थोड़ी अप्रिसिएशन हो गई थी 6-7% की, वो सारी वापस हो गई है। बल्कि अब फिर अप्रिसिएशन जो है डॉलर की बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई है। यही वजह है कि लोगों को यकीन नहीं है कि कब IMF का प्रोग्राम होगा, कब इन्फ्लोज आने शुरू होंगे, और एक बार फिर वो पैनिक वाली सूरत हाल हम मार्केट पे देख रहे हैं, और फिर गैप बढ़ रहा है इंटरबैंक मार्केट के अंदर और एक्चुअल जो हमारी ओपन मार्केट है उसमें। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है कि जब तक कोई कमिटमेंट या किसे कहते हैं ना फर्म जो है एक भरोसा नहीं होगा मार्केट को कि ये डॉलर आने वाले हैं, उस वक्त तक जो है रेट सेटल नहीं होगा। और बड़े जो एक तशवीश की जो बात है वो ये है कि अगर IMF के प्रोग्राम हो भी जाता है और डॉलर आ भी जाता है तो 1 अरब डॉलर आएगा, उसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमारी 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ये चीज़ हो जाएगी। तो उस चीज़ का अभी भी कोई प्लान नहीं है। तो मार्केट सिर्फ IMF को नहीं देख रही है कि जी IMF के डॉलर आएंगे तो हमारे जो है सारे मसाइल हल हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है उसको भी कोई नहीं देख रहा है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अभी हमारा इंटरेस्ट रेट जो है 20-21% चल रहा है। 20-21% का मतलब ये है कोई भी कारोबार जो है कुछ भी है वो अब वायबल नहीं रहा है। तो इसको भी मार्केट देख रही है कि जब कारोबार ही वायबल नहीं है तो एसेट एलोकेशन ये सारे काम किस तरह करेंगे। तो इन सब चीज़, और प्लस वो उनको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर जिनके कारोबार चल भी रहे हैं तो वो इम्पोर्ट किस तरह करेंगे कि डॉलर की शॉर्टेज है। तो जब LCs जब तक नहीं खुलेंगी, जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, हम एक लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिससे हम कहते हैं कि जी ये स्टेबल हो जाएगा। जैसा कि आपने शो के स्टार्ट में बोला कि 5 अरब डॉलर की LCs जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं। जब तक वो पेंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं हो जाएगा हम ये नहीं कह सकेंगे कि जी ये एक फेयर रेट आ गया। स्टेट बैंक पिछले 6-8-9 महीने से जो है ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बोलते ही हैं कि जी हम कंट्रोल नहीं करते, मगर इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो कंट्रोल किया जा रहा है और ज़्यादातर वो कंट्रोल LC को रोकने की वजह से करते हैं।
टिल द टाइम ये क्लियरेंस नहीं होगी हम एक स्टेबल रेट को नहीं जी। देख सकते, और ये इंटायरली पॉसिबल है कि हम 300 सवा 300 की हद को भी क्रॉस कर जाएं अगर और इस किस्म के डिले जाए। और सुहेल साहब, अब आगे सामने आ रही है एक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो उसको फिर एडवांस किया गया है, और इसाक डार साहब ने जब ये बिजनेसमैन की मीटिंग हुई आर्मी चीफ की, तो उसमें साफ उन्होंने कहा कि भाई IMF तो 6% इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, मार्केट क्या इशारा कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अभी आई थी ऑक्शन में आज, और ये तमाम सूरत हाल क्या आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि ये तो अब हम 20% तो पहुँच गए, क्या 20% से आगे का सफ़र आपको नज़र आता है अगले 3-4 हफ्तों में? अब मनी मार्केट ने 1 से 2% तो इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि अप्रैल में मज़ीद इजाफा होगा। जो कल टी-बिल ऑक्शन हुआ, जिसको बड़ी स्मार्टली मिनिस्ट्री ने और डेट ऑफिस ने मैनेज किया है, इसके बावजूद वो 21% हुआ है जो पॉलिसी रेट से ऊपर है। तो ये कम से कम 1% से 2% तो मनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। मगर मेरा ख्याल में सारा इन्हिसार होगा IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे, क्योंकि अगर अगले ऑक्शन से पहले एग्रीमेंट हो जाता है तो हो सकता है इंक्रीज़ कम हो, और अगर एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो फिर हो सकता है कि शायद ज़्यादा बढ़ जाए। तो वैसे अमर साहब, आपने थोड़ा सा इसका जिक्र किया, स्टेट बैंक जिसकी बड़ी मुश्किल से IMF ने ऑटोनॉमी दिलवाई थी और एक बाकायदा पार्लियामेंट से बिल मंजूर हो गया था, वो ऑटोनॉमी वगैरह तो वो तो हवा हो गई ना इस पूरे क्राइसिस के दौरान। स्टेट बैंक बैक टू ग्रिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और यही सूरत हाल है ना, तो उसकी इंडिपेंडेंस और वो तमाम चीज़ें जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी वो इस क्राइसिस का शिकार हो गई। बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है। जो सेंट्रल बैंक है वो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल बाय लॉ या उसमें कहते हैं लॉ की बेसिस पे या वो इंडिपेंडेंट है, मगर इन स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। डॉलर जिस तरह मूव करता है, जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है, जो भी मार्केट में काम करता है, बाजार में काम करता है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह मनी मार्केट की, अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, एक तरफ से हम जो है वो ऑक्शन करते हैं, उसके फ़ौरन अगले दिन जो है हम ओमो के थ्रू जो है मार्केट में फिर लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ से जो है अगर आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करा तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। तो बिल्कुल ये दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल जो सेंट्रल बैंक है, और इसका जो हमें नुकसान है वो हमें पिछले 9 महीने से उठा भी रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल एक बहुत क्लियर कट विजन हो कि जी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या उसको लेकर नीचे आना है या करेंसी इन सर्कुलेशन को नीचे लेकर आना है। टिल दैट टाइम ये इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू सो मच मोहम्मद सुहेल साहब, अम्मार खान साहब हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब KP इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 टोक हुक्म, कहीं सुनवाई नहीं है, कोई आसार नहीं है, ना पंजाब में इलेक्शन के लिए हुकूमत पाकिस्तान किसी किस्म की कोई मावनत के लिए तैयार है। KP में तो वहाँ के गवर्नर ने इस पूरे मामले को बिल्कुल अनसुना कर दिया है, किसी किस्म का कोई इशारा वो इलेक्शन का वहाँ पे ना दे रहे हैं, ना किसी किस्म की तैयारी की बात हो रही है। ये सब करते हैं बात एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन माहिर कानून जनाब एतजाज़ अहसन। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद अब तमाम निगाहें वफाकी हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमतों पर मरकूज़ है, जिसमें पंजाब और KP की हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन को साफ, शफाफ और आज़ाद इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत और हुकूमती इदारों की मावनत दरकार है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को ब्यूरोक्रेसी से मुकर्रर करने का फैसला किया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान फराहम करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा माली फंडिंग और सिक्योरिटी मामला पर भी इलेक्शन कमीशन हुकूमती इदारों का मोहताज है। आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP के असम्बलीज के आम इंतखाबात के लिए नजरसानी बजट में वजारत ख़जाना से फिल 10 अरब रुपये का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी ख़जाना ने बताया कि हुकूमत के पास अखराजात पूरे करने के पैसे नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुतालबा हुकूमत के सामने रखा जाएगा। अभी तक हुकूमती रवैये से लगता है कि ना वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करने को तैयार और ना ही इलेक्शन कमीशन को माली और सिक्योरिटी मावनत फराहम करने में संजीदा। हुकूमत अब भी सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ कराने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन माहिर आईन व कानून जनाब लतीफ़ खोसा जो साबिक अटर्नी जनरल भी हैं, उनका वाज़ेह 2 टोक मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म उदूली की सूरत में मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ओहदे से फरागत
और नाअहली तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हद तक तो हुआ है कि उन्होंने एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, मगर इसके साथ ही हुकूमत के जो मुख्तलिफ उज़ुर हैं वो अपने सामने आ रहे हैं। इसका लाइकली अंजाम क्या होगा खो साहब? कामरान खान साहब, ये वही तारीख दोहराई जा रही है। हमें भी जब कहा गया था कि चिट्ठी लिखिएगा और हमने नहीं लिखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लिया और वजीर आजम को जो है वो घर जाना पड़ा। मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब को 5 सेकंड की उनको तौहीन अदालत में, यानी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उन्हें सजा हुई और वो घर जाना पड़ा। और अब भी वही होने जा रहा है कि इस हुक्म अदूली पे ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि जनाब शहबाज शरीफ को भी फारिग किया जा सकता है वजारत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सिर्फ फारिग ही नहीं किया जा सकता, 5 साल के लिए नाअहल भी किया जा सकता है। ये दोनों चीजें, और तौहीन अदालत में सजा भी हो सकती है। वो तो टिल द राइजिंग हुई थी, इसमें वो जो चाहे 6 माह तक जो है सजा भी हो सकती है। इसमें इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर तरीन सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक है, बुकला तहरीक के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर जनाब एतजाज़ अहसन हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब। ये बात तो अब साबित हो गई है कि वफाकी हुकूमत हो और या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 टोक हुक्म को सुना अनसुना कर दिया है। किसी भी सूरत में इस हुक्म पे अमल दरामद का कोई असर हमें नज़र नहीं आ रहा, माँ सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये सूरत हाल यकीनन इस बात की का इशारा है कि इस हुक्म पे अमल दरामद तो नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, और सिर्फ ये नहीं कि अमल दरामद नहीं हो रहा, वो जो गवर्नर साहब है कि खैबर पख्तूनख्वा का, वो तो लगता है कि मजाक उड़ा रहा है, वो तो मस्ती उड़ा रहा है। जिस लहजे में वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, उनको ये इल्म नहीं है या उनको वो जैसे खलास ने कहा उनको सत्वते खुर्शीद शमशीद के घमंड बहुत, उन्हें शको है कलम का नहीं है अंदाजा। उस तत्वत शमशीर पे घमंड करने वाले ये हैं। और शको कलम, जो कलम जिस कलम से स्याही, जिसकी स्याही से सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, चीफ जस्टिस ने फैसले किए, फैसला जो किया है मेजॉरिटी का फैसला जो है 5 मेंबर बेंच, वो ना 7 मेंबर बेंच का फैसला है, वो सिंपल मेजॉरिटी अमंग 3 with 3 जजेस अगेंस्ट 2, वो बिल्कुल इन्फोर्स होगा, 100% इन्फोर्स होगा। तो एतजाज़ साहब, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बात अब वाज़े हो गई है। एक जानिब हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम नहीं कर रहे, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कह दिया है हम नहीं कर रहे, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन का एक शेड्यूल आ गया है। लेकिन इस पर कार्रवाई कब शुरू होगी? कि गो के ये आया हो चुका है कि ये इस पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब इस पर एक्शन लेगी, या उसकी तवज्जो तलब कराई जाएगी, या कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी? अगली अदालती कार्रवाई इस सिलसिले में क्या होगी? इसमें हो तो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें इनिशिएटिव ले, उसको मालूम हो रहा हो कि ये उस ऑर्डर को सबवर्ट करने की तरफ चले हैं। आफ्टर ऑल यही जजेस थे जिन्होंने रात को 12 बजे तो इस पे बड़े मुतमईन थे, नून वाले और राना सनाउल्लाह साहब, के ये जो है बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया, आइन को इन्फोर्स किया, वो यही जजेस थे। अब उनको चाहिए, बिल्कुल ये चाहिए कि इसको इन्फोर्स कराएं, वो तलब कर लें, जिसको तलब करेंगे। गवर्नर भी फ्रंटियर का तलब वो कर लिया जिस दिन जाके खड़ा होगा सामने। मैं तो कहता हूं कि अगर सारा मामला उस दिन मियां नवाज शरीफ को तलब कर लिया गया होता सुप्रीम कोर्ट ने, जिस दिन वो लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर गए हैं जाती उमरा, और वो कहते गए रास्ते में मुझे क्यों निकाला, और वो उनकी जो सारी वो थी, अगर वहाँ जाती उमरा पहुंचने पर वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल लाहौर की ब्रांच का, लाहौर की बेंच का, लाहौर की सीट का,
वो खड़ा होता है एक परवाना लेके कि सुबह 11 बजे आपको तलब कर लिया गया है जी इस्लामाबाद में कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्यों निकाला, और ये 5 लोग, ये 5 बंदे, वो 5 बंदे इंतजार कर रहे हैं आपका। मियाँ साहब ने पहले दिन ही पेश हो जाना था, उसके बाद किसी ने कोई बात ही नहीं करनी थी, और मियाँ साहब ने भी कहना था जी मेरे से जरा गलती हो गई है। और ये अब वो बाहर बैठ के तो हर चीज कह सकते हैं, और मरियम को अब वो इतना आगे चली गई है मामला कि मरियम जी भी लगा के तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाजिर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जिन्होंने कल चीफ जस्टिस बनना है उनको भी, उनके भी, और वो जो मर्जी है कहती हैं, ये कब तक बर्दाश्त करेगा सुप्रीम कोर्ट? मैं समझता हूँ कि ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। और तो इसको एतजा साहब, क्या इसमें कोई हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? 2012 का केस है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रज़ा गिलानी, उस वक्त के वज़ीर आज़म को जब एक चिट्ठी लिखने को कहा था स्विट्ज़रलैंड, और वो नहीं हुई थी, उस पर उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और फिर उनको सज़ा हुई, और उसके बाद वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए, वज़ीर आज़म वो नहीं रहे। क्या कुछ पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कार्रवाई 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ हुई, जिसको कि नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत सेलिब्रेट किया था, बहुत ज़बरदस्त सराहा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस कार्रवाई को? बिल्कुल उससे ममासलत है, और मैं ये कह चुका हूँ 1-2 मरतबा अभी चैनल पे कि शहबाज शरीफ को इस इंटरप्रिटेशन के नरगे में नहीं आना चाहिए जो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ने एकदम ही उधर से फैसला अनाउंस हुआ, उधर से बाहर निकल के उन्होंने कहा जो फुटनोट में है वो 7 जजेस के बेंच था, ये 7 जजेस से 4-3 का फैसला हुआ है, ना कि 3-2 का हुआ है, और हमें कोई जरूरत नहीं ना रिव्यू करने की ना अपील करने की, हम तो ये फैसला हमें अप्लाई नहीं करता। वो बिल्कुल गलत और लग़्व इंटरप्रिटेशन है। वो 2 जजेस बैठे ही नहीं वहाँ, उनकी रूहें बैठी नहीं थी वहाँ, 5 जजेस पे दुनिया देखती रही। 3 दिन वो केस की हियरिंग हुई, उस बेंच पे 5 जजेस, कामरान साहब 5 जजेस, दुनिया देख रही है, जानती है, 5 जजेस बैठे हुए थे। और जब चीफ जस्टिस साहब ने पहला जुमला ही कहा कि दिस जजमेंट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 अगेंस्ट 2, तो उस वक्त भी किसी जज ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि जी हम तो साथ में बैठे हुए, आपको नजर नहीं आ रहे 2। अब यूं तो ये सुप्रीम कोर्ट में प्रॉक्सी तो नहीं लगती कि मैं जज हूँ और कराची में बैठा हूँ और इस्लामाबाद में बेंच पे बैठे हुए एक अपने फाजिल साथी जज को कहूँ, ब्रदर जज को कि अब मेरा भी वोट डाल देना यार, अगर जरा जरूरत हुई तो मेरा भी वोट, अपना केस जो तुम सुन रहे हो डाल देना इधर से उधर। ये नहीं होता। मैं इतना, मेरा लंबा करियर है, 55 साल हो गए इस दश्त की सयाही में जी। तो वो ये चीज बिल्कुल लागू है 7 मेंबर बेंच, और उसकी बुनियाद पे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको डिफाई कर रहे हैं। लेकिन एतजा साहब, आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन अब लग रहा है कि जो इब्तिदाई तशरीह दी वज़ीर क़ानून ने या अटॉर्नी जनरल ने इस केस के फैसले के हवाले से, अब शायद उस पर बैक ट्रैकिंग, बैक पैडिंग हो रही है, क्योंकि कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसमें वज़ारत ख़जाना के पास वज़ारत दिफ़ा अपनी ज़िम्मेदारी नहीं कर सकती, वज़ारत दाखिला ये नहीं कर सकती। तो अब उन्होंने वो 4-2 वाली बात नहीं की, अब तो वो इस पर आ गए। ये बात उन्होंने की है कि इस पे अमल दरामद नामुमकिन है, हम इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते। आधा इलेक्शन डिजिटल मरदमशुमारी पर हो, आधा गैर डिजिटल हो। अब वो टेक्निकल बातों पर आ गए। कल उन्होंने जो बात की, लगता ये है कि अब वो ये बात दोहराना नहीं चाहते, गोया कि मामला अब इलेक्शन अब आ गया है फैसले पर, जिसको कि हुकूमत भी जाहिर है तस्लीम कर रही है, और अब उसके लिए ये हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कामरान साहब, कोई हीला बहाना नहीं चलेगा। जो कहेगा कि मैं पैसे नहीं दे सकता, जो फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा पैसे नहीं दे सकता, वो फाइनेंस मिनिस्टर उस पर कंटेम्प्ट लगेगी। जो कहेगा कि मैं नफरी नहीं दे सकता, मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, ये राना कहे कि मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, फलां कहे मैं पुलिस नहीं दे सकता, फलां कहे कुछ, ये इस फैसले पे अमल करना ही एक सीधा रास्ता है अब पाकिस्तान की कौम को उलझन से निकालने के लिए।
और इसको कंफ्यूजन में ना डालें। हर आदमी कसी भी कमान है। ये पुलिस वाले भी टेंस हुए हैं, जिस तरह इन्होंने अली बिलाल को की पिटाई की है, ये भी टेंस हुए हैं। ये भी मतलब पागलपन के दहलीज पे बैठे हुए हैं और इन्होंने पागलपन जो दिखाया किया, इनको गिरफ्तार भी होना चाहिए। तो मैं इसके साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई उसको मुस्तरद नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस पे अमल नहीं कर सकता हूँ। इस पे अमल होना है और जितने पैसे मांगने हैं इस तारीख पे शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उतने इनको देने पड़ने हैं और ये इससे कोई मफद नहीं है, कोई मफद तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने अब बराह रास्त इन चीज़ों को क्लब कर दिया है जिनका ताल्लुक वफाकी इदारों से है, और अब उन्होंने बराह रास्त वज़ीर आज़म को इसमें इन्वोक किया है और कहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो आइन की शेख 220 पे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल कराएं और इन तमाम इदारों से कहें कि वो मावनत करें। गोया कि अब इस सिलसिले में पार्टी जो है वो बराह रास्त सारी जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म पर है। अमल होता है तो वज़ीर आज़म कर रहे हैं और अगर नहीं होता तो अगर उसकी कोई सज़ा सुप्रीम कोर्ट तजवीज़ करती है तो वो वज़ीर आज़म को मिलेगी। नहीं, महकमे इदारों को भी सरबराहान अगर रिजिस्ट करते हैं तो और दिफाई करते हैं, ओपनली कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, उनको भी होगी, पर वज़ीर आज़म को बिल्कुल होगी। द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर एक डिस्क्वालीफाई हो चुका है और 5 साल के लिए नाअहल हो चुका है फॉर नॉट ओबेइंग द सुप्रीम कोर्ट। और उसके पास कोई जवाब भी था, जो कहता था आर्टिकल 248 है। सर देखिए, मैं उनका वकील था और मैं अभी तक समझता हूँ कि आर्टिकल 248 को ठीक नहीं देखा। आर्टिकल 248 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इसको मिनिस्टर साहब एक सरनगू करें एक 3rd क्लास मैजिस्ट्रेट, स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के सामने। ये किस तरह करे वजीर आजम जब वो 248 की पासदारी करे? और सॉवरेन इम्यूनिटी है, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान है। एक 3rd क्लास मैजिस्ट्रेट है स्विट्जरलैंड का डैनियल डेवो, उसको सामने प्रेसिडेंट को पेश कर दें आप हथकड़ी लगा के, ये हमने पे हमारी तरफ से ये ऑफरिंग है, ये हम्बल ऑफरिंग। या आफ्टर ही इज नॉट, वंस ही इज लेफ्ट द पोस्ट, then you can treat him in any manner that the law permits, but the law and constitution don't permit that to be done to the president of Pakistan. उसके पास तो फिर कोई, लेकिन उसके बावजूद अदालत उज़्मा ने सज़ा दी यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उनकी ये तो उससे बिल्कुल सिंपल केस है, बिल्कुल स्ट्रेट केस है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है इलेक्शन कराएं, और अगर उस पर उसकी हुक्म अदूली होती है तो इसमें अगर हम ये पुरानी नज़ीर देखें तो बज़ाहिर तो सज़ा इसमें बिल्कुल वाज़ेह लगती है। और कामरान साहब, मैं एक और बात कर दूं, अब मुख्तसरन ही, वो ये कि आखिर में कि ये जो कहते हैं अब ये चली हुई है कि जी खान हमारी रेड लाइन है, ये पीटीआई का कहना है, मानना है। मैं समझता हूँ कि नून लीग वालों के लिए बजा तौर पे मियां नवाज और मरियम रेड लाइन होने चाहिए, और उनका इनमें से किसी को कुछ भी आंच भी पहुंची, कुछ फिजिकली कोई हमला हो गया, कुछ हो गया, तो पाकिस्तान में लोग बहुत से ऐसे हैं जो पागल हो जाएंगे। और वो तो बीबी की जब शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने तीसरे दिन तो कहा, तीसरा जो होता है उनका, उस दिन कह दिया पाकिस्तान खपे, तो एक ब्रेक्स लग गई उसको सडनली, और वो उन्होंने बचाया, वरना यहाँ पागलपन होगा। और इसी तरह बिलावल और सदर जरदारी के बारे में हम समझते हैं कि रेड लाइन अराउंड है और वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इस तरह एज अ वकील मैं कहता हूँ, आपको अर्ज करता हूँ, देयर इज अ रेड लाइन अराउंड द चीफ जस्टिस, और उसके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं अंदरूनी और बैरूनी अदालत में, वो ये खिलवाड़ ना खेलें, ये इसको इस बरादरी को फिर ना ललकारें जो वकला की बरादरी है और वकला की तो साइलेंट बैठ के इस वक्त इसको आवाज ना दें। देयर इज अ रेड लाइन अराउंड द चीफ जस्टिस। जी, आप तो रेड लाइन चीफ जस्टिस की रेड लाइन है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और फिर जाहिर है कि ये पूरा मामला है जिसमें कि तमाम फोकस जो है वज़ीर आज़म पर है, क्योंकि अदालत ने उनसे ही कहा था कि उन्हें इलेक्शन कराना है। फिर अब ये फरमाइएगा, दूसरी जानिब गवर्नर केपी हैं जिनके खिलाफ अदालत कह चुकी है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, उसके बावजूद वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी है
केपी में इलेक्शन की बात, तारीख की बात, और उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिए। इनका क्या अंजाम होगा सुप्रीम कोर्ट में? इनको सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक बार नोटिस करके बुला लें, फिर आप देख लेंगे उनका क्या क्या हंसते हैं कि रोते हैं। वहाँ कोई उमर बंदयाल साहब को आवाज भी ऊंची करने की जरूरत नहीं। द सॉफ्ट स्पोकन मैन, he speaks softly. I know him for a very long time. He's years younger to me, many years, but he speaks softly. But he also will realize the power of the Chief Justice and the office of Chief Justice. That has to be restored. You can't. ये आप हंसते हंसते और मजाक में उनके ऑर्डर को नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को अब 3 मेंबर बेंच बना के बुलाना चाहिए उनको। आ जाए भाई, आप क्या करना चाह रहे हैं? आपने तो उसी रोज ऑर्डर डेट देनी थी जिस दिन आपने तहलील किया असेंबली को, उसी रोज देनी थी तारीख। आप वो पंजाब में हो गया है, आप अभी तक नहीं कर रहे। पंजाब में फिर कुछ गुंजाइश थी कि वो गवर्नर साहब कह सकते थे कि मैंने तहलील नहीं की, अब वहाँ चल रही है। आप एक नया और टाइमलाइन लेके जाएंगे कि बीच में वक्फा 8 दिन का 9 दिन का हो जाए इलेक्शन पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियों में, जब ये तो कम से कम 1 दिन होनी चाहिए। ये खुद ही उसको सबवर्ट कर रहे हैं। इनको अगर सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी ना तो ये सब गवर्नरी खत्म हो चलिए, जाएगी। अव्वल नहीं तो आखिर बुलाना ही है, आज नहीं तो कल बुलाना ही है। और उसके बाद जाहिर है कि इसका अंजाम जो हमें नज़र आ रहा है वो काफ़ी पाकिस्तान की सियासत पर उसके बड़े दूररस असरात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम एतजाज़ अहसन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन कानूनदानों में से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस। कहने को तो कई दर्जन केसेस हैं और अब रोज़ाना इमरान खान की पेशी की बारी है। आज 10 केसेस में इमरान खान की पेशी थी। हुकूमत पूरी क़ुव्वत से इमरान खान का पीछा कर रही है, बल्कि हुकूमत के तमाम इदारे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ रोज़ाना मुक़दमात बन रहे हैं। क़ानूनी कार्रवाइयों की जकड़ में उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का टीवी ब्लैकआउट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ केसेस और FIRs का पुलंदा दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर रोज़ एक नया केस दर्ज होता है। इमरान खान पर दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोशाखाना, करप्शन, तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत, हतक इज़्ज़त, ममनुआ फंडिंग, जनाव घिराव, सरकारी काम में मुदाखलत, बगावत तक के मुकदमात दर्ज हैं। नैब में लीडरशिप की तब्दीली के बाद इमरान खान के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में अचानक तेज़ी आई है। बकौल इमरान खान उन पर 76 मुकदमात दर्ज हैं जिनकी तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। यकीनन शूब ये किस्मत है कि दारुल हुकूमत के वज़ीर आज़म हाउस में कभी रहने वाली शख्सियत पर इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद ही के मुख्तलिफ थानों में 27 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद के थाना संगजानी, थाना रमना, थाना मरगला के रोजनामचे इमरान खान से मुताल्लिक शिकायत से लबरेज हैं। पिछले साल 25 मई को सिर्फ एक दिन में उनके खिलाफ 11 FIRs कटी। सिर्फ आज के दिन इमरान खान के 10 केसेस की समाअत हुई। आज के लिए जिन केसेस में इमरान खान की तलबी, पेशी और हाजिरी के समन जारी हुए थे, उनमें 3 मुकदमात की लाहौर हाई कोर्ट, 2 मुकदमात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 3 मुकदमात की इस्लामाबाद की सेशन अदालत, 1 केस की इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, इन तमाम में समाअत हुई। जबकि आज ही नैब रावलपिंडी ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में तलब रखा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। आज PTI के वकील नईम हैदर ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को बताया कि आज सुबह तक इमरान खान पर 36 फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। हो सकता है रात तक शायद 2-4 केसेस मजीद हो जाएं। आज इमरान खान के खिलाफ किस अदालत में किस मुकदमे की समाअत हुई, क्या पेशरफ्त हुई, इसके बारे में आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि चेयरमैन नैब की तब्दीली के बाद नैब एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया है। पिछले हफ्ते लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की बतौर चेयरमैन नैब तकरूरी और साबिक DG नैब लाहौर अली सरफराज की तब्दीली की टाइमिंग बहुत अहम है। गुज़िश्ता रोज़ नैब की तहकीकाती टीम तोशाखाना केस में शवाहिद जमा करने के लिए दुबई भी गई थी। नैब टीम ने UAE में पाकिस्तानी सिफारत खाने और तोशाखाना से ली गई घड़ी के तोहफे खरीदने के दावेदार उमर फारूक के घर का भी दौरा किया। खबरों के मुताबिक नैब की टीम ने अहम शवाहिद और मालूमात इकट्ठा की।
दरअसल तोशाखाना और गैर तस्लीम शुदा बेटी टेरियान के केसेस के दूररस असरात हो सकते हैं और PDM की हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को इन केसेस में शिकस्त का सामना हो, क्योंकि इन दोनों केसेस का फैसला इमरान खान की नाअहली के सिमट भी जा सकता है। खान के खिलाफ दर्जनों केसेस, जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों, मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त सर फहरिस्त है इमरान खान का नाम, इमरान खान के केसेस। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। इस्लामाबाद में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नुमाइंदा खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ऐसा लगता है कि इमरान खान की अदालतें, चाहे वो निचली अदालतें हों, ज़िली अदालतें हों, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद के थाने हों, इमरान खान है चारों तरफ। कामरान साहब, गुज़िश्ता कई माह से जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इन मुकदमात में उलझाया जाए और केसेस कायम किए जाएं और जल्द से जल्द इन तमाम मुकदमात जो है वो इनकी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करके उन्हें कहीं ना कहीं से सज़ा दिलवा दी जाए। इसी मकसद के लिए FIA हो, नैब हो, पुलिस हो या दीगर इदारे हों, तमाम केसेस जो हैं वो वहाँ पर फ़ाइल किए गए और मजमूई तौर के ऊपर 76 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ेर समाअत हैं। हम सब जब अपनी असाइनमेंट शीट्स देखते हैं तो पता चलता है कि कचहरी में भी इमरान खान के केस हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, दहशतगर्दी की अदालत में भी हैं, इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर भी हैं, तमाम जगहों पर इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस हैं। इन तमाम केसेस में जो फौजदारी मुकदमात हैं वो तो अपनी नौयत के हैं ही, लेकिन सबसे बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद से मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।